Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about chemical kinetics. Now what is kinetics? Kinetics का मतलब होता है motion. So kinetics है वो motion को represent करती है. अगर हमारे पास कोई भी reaction है, A gives rise to P, इसमें A is reactant and P is product. अगर कोई भी reaction given है तो कोई भी रिएक्शन है वो होगी या नहीं, मतलब उसकी स्पॉन्टेनिटी, उसकी फिजिबिलिटी, ये सब कौन एक्सप्लेन करता है? दैट इज एक्सप्लेन बाय थर्मोडायनामिक्स. लेकिन कोई भी रिएक्शन है वो कितनी स्पीड से होगी और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ए से पी प्रोडक्ट बनाने के अंदर कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सा मतलब प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है वो इन्वॉल्व होगा, तो दैट इज एक्सप्लेन बाय काइनेटिक्स. सो जो काइनेटिक्स है दैट एक्सप्लेन स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कि कोई भी रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म से होगी. ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ना जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हैं. यहाँ से एक हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. देखो यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट था, फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई. ना यहाँ से अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें, सो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन जो ए रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली कितनी थी? सपोज इनिशियली 1 मोल था और बाद में क्या हो गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी वैसे वैसे जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती चली जाएगी और प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती चली जाएगी. सो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का अगर ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, सो टाइम के साथ में ए रिएक्टेंट शुरू में इतना था, बाद में क्या है, जो ए रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो गई. सो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा. और जो पी प्रोडक्ट था इनिशियली 0 था या इनिशियली कुछ भी था, लेकिन हम यहाँ पे 0 लगा के चलते हैं कि इनिशियली पी था ही नहीं कुछ भी. तो इनिशियली अगर 0 था तो यहाँ से शुरू होगा ग्राफ और फिर बाद में क्या होगी, जो पी प्रोडक्ट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करती हुई चली जाएगी. सो इस तरह से ग्राफ में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को. यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा ग्राफ गिवन होता है, पूछा जाता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे अटेन हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्राफ में. तो बहुत बार गलती हो जाती है कि हम नॉर्मली क्या कर देते हैं, हम बोल देते हैं यहाँ पे हो गया, लेकिन ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ए और पी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है. ये वो पॉइंट है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दिस वाज फॉर ए, दिस वाज फॉर पी. सो यहाँ पे ए और पी हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम हुई है, ये वो पॉइंट है. और दिस पॉइंट यहाँ पे जब कांस्टेंट हुआ है, दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो ये पॉइंट है, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ नेक्स्ट इज कि जो रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है उसकी स्पीड, मतलब किस प्रोसेस से किस स्पीड से रिएक्शन होगी, दैट इज डिस्कस्ड इन रेट ऑफ रिएक्शन. सो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को डिस्कस करता है. सो ए से जो पी की रिएक्शन थी, अगर उसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करें तो वो क्या होगा, माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी. दिस ब्रैकेट शोज द कॉन्सेंट्रेशन. अगर कोई गैसियस रिएक्शन होगी तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन की बजाय प्रेशर शो करेंगे, लेकिन जनरली हम कॉन्सेंट्रेशन की रिएक्शन को ही मेंशन कर रहे हैं, गैसियस रिएक्शन को अभी फिलहाल नहीं लेके चल रहे हैं. सो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसके अंदर ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है. रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सामने जो माइनस साइन लगा हुआ है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है. तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि अगर सिर्फ हम रिएक्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, सो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज टाइम t1, concentration C1. This time is T2 and concentration C2. This is for A. तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जब C1 टाइम था, उस C1 कॉन्सेंट्रेशन थी उस टाइम T1 टाइम था, C2 कॉन्सेंट्रेशन थी उस टाइम पे T2 टाइम था. C1 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, C2 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है. सो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल. चेंज इन टाइम क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल. सो जो डेल
A बाय डेल टी था, इसके सामने हमने माइनस रिप्रेजेंट किया था रेट की टर्म में, दिस इज रेट। सो फाइनल माइनस इनिशियल हो गया, इस टर्म को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और इस टर्म के बाहर हमने माइनस साइन रिप्रेजेंट किया। सो माइनस साइन शो कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज हुई है। और ये माइनस साइन है, ये हमने इसलिए यूज किया है, देखो यहाँ पे C2 और C1 में अगर ग्राफ में देखें तो C2 की वैल्यू कम है, C1 की वैल्यू ज्यादा है, मतलब C2 इज लेस देन C1। सो C2 माइनस C1 ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव। T2 माइनस T1 तो पॉजिटिव है क्योंकि T2 जो टाइम है दैट इज मोर देन T1, यहाँ पे ग्राफ से हम देख सकते हैं, लेकिन C2 है वो कम है। सो ये जो टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी और बाहर नेगेटिव साइन इसीलिए लगाया था ताकि रेट है वो पॉजिटिवली रिप्रेजेंट हो सके, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो यहाँ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो नेगेटिव साइन है वो हमने यहाँ पे जो ऑलरेडी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको बैलेंस करने के लिए लगाया, और वी कैन से दैट जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती है, सो इसलिए भी हम माइनस साइन यूज करते हैं। ना प्रोडक्ट है, टाइम के साथ में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, सो इसीलिए प्रोडक्ट के सामने कोई भी माइनस साइन रिप्रेजेंट हमने नहीं किया है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको ब्रॉडली टू टर्म्स में डिफाइन किया गया है, मतलब टू टर्म्स में कैटेगराइज किया गया है, वन इज एवरेज रेट और अनदर वन इज इंस्टेंटेनियस रेट। सो कोई भी रिएक्शन होगी उसका एवरेज रेट क्या होगा और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा वो हम अभी देखते हैं। अभी जो रिएक्शन हमने डिस्कस की है उसमें हमने बहुत ही सिंपल रिएक्शन ली है, A gives rise to P, इसमें हमने कोई भी कोएफिशिएंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं की है। लेकिन अगर कोएफिशिएंट आ जाते हैं तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने मेंशन किया है क्या ये एवरेज रेट है या इंस्टेंटेनियस रेट है, इसको अभी डिटेल में वन बाय वन हम अभी आगे डिस्कस करते चले जाते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2A plus 3B gives rise to 4C। सो ये जो रिएक्शन है इसका रेट ऑफ रिएक्शन को R और R से रिप्रेजेंट करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू -1/2 del A del T। यहाँ पे देखो क्या चीज इन्वॉल्व की है, -1/2 कहाँ से है, अभी जो हमने देखा था A gives rise to P, उसमें क्या लिखा था del A divided by del T minus this is equal to del P divided by del T, this is rate of reaction। ये मेंशन किया था चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे भी जो A रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट किया, दिस इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। ना जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 बाय कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट किया जाएगा फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन। ना B क्या है, B भी रिएक्टेंट है, सो माइनस साइन। कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, इसको लिखेंगे 1/3। रेट ऑफ रिएक्शन में कोएफिशिएंट को 1 अपॉन करके लिखना है, सो यहाँ पे दिस वन विल बी del B by del T। C इज प्रोडक्ट क्या है, फॉर्म हुआ है, सो पॉजिटिव आएगा। 4 कोएफिशिएंट है, सो 1/4 del C divided by del T। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सेकंड इज, अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 4A plus 5B gives rise to 6C। सो इसके अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करनी है तो वो क्या होगी, A रिएक्टेंट है सो माइनस साइन, कोएफिशिएंट 4 है सो 1/4 del A divided by del T equal to -1/5 del B divided by del T is equal to 1/6 del C divided by del T। सो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि मैंने एक शुरू में बहुत सिंपल रिएक्शन ली थी, बाद में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसमें कोएफिशिएंट्स भी हमने इन्वॉल्व किए हैं, वो रिप्रेजेंट करके दिखा दी है। ना यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है कि किस टर्म को क्या बोलते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो ROR इज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ दिस इज del A by del T, सिर्फ ये टर्म टाइम के साथ में क्या होगा, जो A कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल डिक्रीज, और रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ में डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा। सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस इसको ROD करके रिप्रेजेंट कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो भी रिएक्टेंट है, सपोज इस रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू
माइनस डेल ए डेल टी। सो विदाउट जो कॉफिशिएंट है इसको हटा के ये जो बाकी टर्म है दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सेकेंड इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। बी भी रिएक्टेंट है, सो बी भी क्या होगा, टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी, वो भी टाइम के साथ में डिसअपियर होना शुरू होगा। सो दिस विल बी del B by del T. So this is rate of disappearance of B. Now third one is rate of appearance. Rate of appearance of C. So rate of appearance of C क्या होगा, क्योंकि टाइम के साथ में देखो इस रिएक्शन के अंदर क्या था, C क्या था, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, टाइम के साथ में फॉर्म होना शुरू होगा, मतलब प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ में इंक्रीज करेगी, दैट विल स्टार्ट अपीयरिंग। सो इसीलिए प्रोडक्ट के लिए हम यूज करेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ROA एंड दैट विल बी इक्वल टू डेल C डेल डिवाइड बाय डेल T। सो इस तरह से जो डिफरेंट टर्म्स है इनका ये मतलब होता है। अब इनके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या सेट हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या सेट हो सकता है, कोई भी रिएक्शन गिवन हो उसमें पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ जो भी रिएक्टेंट है A B C D या जो भी प्रोडक्ट है A B C D इस तरह से। सो वो तो क्या हो गया, इस टर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया। सेकेंड क्वेश्चन सेट हो सकता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा जाए या रेट ऑफ डिसअपियरेंस गिवन हो, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए, या कोई भी जो दो टर्म है जैसे A और C है तो ये पूछ लें कि जो A है रिएक्टेंट है उसका डिसअपियरेंस, रिएक्टेंट मतलब A रिएक्टेंट का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, या किसी एक का डेटा देके और वहां से कैलकुलेशन करा के देख सकते हैं। तो इस तरह से इस टॉपिक के अंदर से डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल सेट हो सकते हैं। नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। 2A प्लस 4B gives rise to 5C. फर्स्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन मेंशन करना है क्या होगा। सेकेंड वन इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड इज relation between rate of disappearance of A and rate of appearance of C। disappearance of A और appearance of C इनके बीच में रिलेशन मेंशन करना है। सो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, चलो उसको देखते हैं। नाउ फर्स्ट इज, यहां से सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्या है, ये रिएक्शन है 2A प्लस 4B gives rise to 5C। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, सो रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू A और B के टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, सो A रिएक्टेंट है सो माइनस, रिएक्टेंट क्या कर रहा है टाइम के साथ में डिक्रीज हुआ है इसलिए माइनस साइन। नाउ कोफिशिएंट 2 है सो 1/2 डेल A डिवाइडेड बाय डेल T इज इक्वल टू, सिमिलरली B रिएक्टेंट है माइनस, कोफिशिएंट 4 है सो 1/4 del B डिवाइडेड बाय del T इक्वल टू 1/5। C क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या कर रहा है टाइम के साथ में इंक्रीज करेगा, सो इसलिए पॉजिटिव 1/5 क्योंकि 5 कोफिशिएंट है del C डिवाइडेड बाय del T। सो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस को रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में रिप्रेजेंट करना है, दिस इज फर्स्ट। सेकंड पार्ट है वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। सो ये जो इक्वेशन है, कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो ये इक्वेशन शुरू में आपको लिख लेनी है, इससे काफी हेल्प हो जाती है बाकी जो रिलेशंस है या बाकी जो भी आगे की डिटेल जो पूछी है क्वेश्चन में उसको सॉल्व करने में। सो B क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज दिस वन, इसका और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन पूछे तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ हम यहाँ क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/4 del B del T। कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, so this is rate of disappearance of B and that will be equal to 4 times of rate of reaction।
सो इस तरह से हमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी को रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, रिलेशन मेंशन करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो फर्दर जो हमने इनिशियल इक्वेशन लिखी थी उसमें देख लेते हैं। अपीयरेंस, ये डिसअपियरेंस हो गया ए का, ये क्या हो गया अपीयरेंस हो गया सी का, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। -1/2 del A divided by del T that is equal to 1/5 del C divided by del T. So rate of disappearance of A, that will be del A divided by del T is equal to 2 को अगर लेफ्ट राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2/5 del C divided by del T. So rate of disappearance of A, that will be equal to 2/5 times of rate of appearance of C. So this is rate of disappearance of A, that is 2/5 times of rate of appearance of C. So इस तरह से अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो हम उसको वहां से सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई भी न्यूमेरिकल डेटा मेंशन किया गया हो तो। ना अभी तक जो भी रेट ऑफ रिएक्शन हमने स्टडी किया है दैट इज एवरेज रेट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं A gives rise to P. Now A is reactant and P is product। टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ अगर प्लॉट करें, नाउ दिस वन विल बी डिक्रीज। नाउ टाइम के साथ में इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी C1 एट टाइम T1, बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गई C2 एट टाइम T2। सो यहां से जो रेट होगा दैट इज, अगर इसका हम रेट जैसे अभी तक हमने लिखा है माइनस डेल A डिवाइडेड बाई डेल T, तो A का चेंज क्या है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन थी C1, उस टाइम पे टाइम था T1, बाद में कॉन्सेंट्रेशन हो गई C2, टाइम हो गया T2। तो यहाँ से आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। सो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम लिया है हमने, T1 से T2 जो टाइम है दैट इज अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उस टाइम पे जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी डिफाइंड एज एवरेज रेट। सो एवरेज रेट क्या होता है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ any reactant or product with a particular interval of time is known as average rate. So average rate हमेशा एक particular interval के लिए होता है। Now यहाँ से हम क्या देखते हैं, C2 जो concentration है that is less than C1, so C2 is less than C1, T2 is greater than T1, so यहाँ पे this term will be negative, C2 minus C1, this one will be negative, already negative sign शो किया हुआ है, सो रेट क्या होगा यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। सो अभी तक जो भी हमने मेंशन किया था इस तरह से जो भी रेट था दिस वन डेल पी डिवाइडेड बाय डेल टी, इस तरह का जो भी रेट हमने मेंशन किया है दैट इज एवरेज रेट, वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मेंशन किया है, सो दैट इज अ एवरेज रेट। नाउ जो अनदर टर्म है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई रिएक्शन है A से B और अगर ये बोले कि बिल्कुल एग्जैक्टली 5.5 मिनट के ऊपर रेट क्या है, सो दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इसके लिए भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और ग्राफ से समझते हैं कि एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, ए जो रिएक्टेंट है ये टाइम के साथ में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ दिस इज द टाइम जिसके बारे में बात की गई है कि ये टाइम है, दिस विल बी द टाइम, और इस टाइम के ऊपर आपको रेट कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ग्राफ है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दिस विल बी द टेंजेंट। ना ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट क्या करेगा, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल फॉर्म करेगा, दिस इज थीटा। सो जो स्लोप होगी ग्राफ की दैट इज 10, जनरली हम थीटा लिखते हैं लेकिन ऑलरेडी हमने इसमें थीटा ले लिया है, तो अभी स्लोप के अंदर जो थीटा होगा वो क्या होगा,
तो देखो क्या होता है, कभी भी अगर इस तरह से कोई भी ग्राफ के ऊपर हमने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ की है और ये थीटा गिवन है, तो जो स्लोप में जो हम थीटा लिखेंगे वो क्या होता है कि एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में चलने के ऊपर जो थीटा होता है दैट इज फॉर द स्लोप. So this is suppose theta 1. So this will be included for slope. So यहाँ से ये कितना हो गया थीटा 1 और थीटा 1 क्या है 180 माइनस थीटा. ओके, सो यहाँ से जो स्लोप होगी दैट विल बी tan थीटा 1. स्लोप के अंदर हमेशा हमें ये टर्म लेनी है, दिस थीटा 1 लेना है. मतलब एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और उस टाइम पे जो थीटा होगा दैट विल बी इंक्लूडेड फॉर द स्लोप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदरवाइज क्वेश्चन इसमें गलत हो सकते हैं. मेनली साइन का चेंज आता है, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ गया, इस तरह का चेंज इसी वजह से आता है क्योंकि हम ये थीटा यूज कर लेते हैं, जो कि यूज ये थीटा करना होता है. सो यहाँ पे जो स्लोप है tan थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस रेट. और अभी तक जो हमने रेट मेंशन किया था a gives rise to p, इसमें रेट क्या था, रेट इक्वल टू माइनस डेल a डिवाइडेड बाय डेल t इक्वल टू डेल p डिवाइडेड बाय डेल t. सो यहाँ से जो रेट अभी तक मेंशन किया था वो एवरेज रेट था. अगर इसी को रिप्रेजेंट करेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म में, तो उस टाइम पे क्या होता है डेल टी. इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, जो इंटरवल है दैट अप्रोचेस टू जीरो, मतलब इंटरवल है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, उस टाइम पे जो रेट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट. तो अगर दिस इज एवरेज रेट, सो अगर इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम मेंशन करेंगे तो यही जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू डी पी डिवाइडेड बाय डी टी. सो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एवरेज रेट में हम डेल का यूज करेंगे. इंस्टेंटेनियस क्या होता है, जब इंटरवल है वो बहुत कम हो जाए उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा. उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. ग्राफ गिवन है तो उसमें हम स्लोप से निकालेंगे, जो स्लोप होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा. नाउ ये क्वेश्चन है, इन अ रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A changes from 0.200 mole per liter to 0.150 mole per liter in 10 minutes. What is the average rate of reaction during this interval? So इसको हम सॉल्व करते हैं. जो भी रिएक्टेंट था A रिएक्टेंट है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एनी प्रोडक्ट और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ रिएक्टेंट A गिवन है, प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इस तरह से एक जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं. Now rate of reaction is equal to minus del A divided by del T. क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेट मेंशन करना है तो इस तरह से हम ये मेंशन करेंगे. रिएक्शन हमें गिवन नहीं है इसलिए हमने ये रिएक्शन लिखी है. नाउ दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A divided by time interval, मतलब del t. So rate of reaction that will be equal to minus final concentration क्या है, concentration चेंज हुई है 0.200 मोल पर लीटर से 0.150 मोल पर लीटर पे. तो 0.150 मोल पर लीटर क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.200. दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टाइम कितना है 10 मिनट्स. सो दिस इज 10. यहां से सॉल्व करेंगे सो ये कितना आएगा, दिस विल बी दिस वन, माइनस ऑलरेडी था, यहां से माइनस आया, अंदर भी बाहर भी माइनस है, दिस वन विल बी प्लस डिवाइडेड बाय 10. सो दिस विल बी 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट. सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट. ये यूनिट कहाँ से आई, तो इसको हम देख सकते हैं
रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या है, ऑलरेडी मेंशन है न्यूमेरिकल में, मोल पर लीटर, और टाइम क्या है, इन मिनट, तो मोल पर लीटर पर मिनट। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, दिस वन विल बी द आंसर। ना जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, जनरली हम ऐसा यूनिट में मेंशन करते हैं, जो टाइम है उसको हम सेकेंड्स में लिखते हैं। सो जो ये रिएक्शन थी, हमने जो इक्वेशन लिखी थी 0.150 0.200 डिवाइडेड बाई 10 मिनट्स है, सो 60 सेकेंड्स 1 मिनट में, यहाँ से कन्वर्ट होगा कितना आ जाएगा 0.050 डिवाइडेड बाई 600। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दिस वन विल बी 5 डिवाइडेड बाई 600 इंटू यहाँ से 20 यहाँ पे हो गई, सो यहाँ से 4 0 है, उनको 10⁻⁻⁴ में लिखेंगे। 5/6 क्या हो जाएगा, 0.8 समथिंग हो जाएगा, 0.8। दिस विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे यूनिट के अंदर जो है उसमें हम टाइम को मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, या फिर अगर आर में टाइम दिया होगा उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करके सोल्यूशन देंगे। Now moving to the next question. Reaction given है Cl2 plus 2 iodide gives rise to 2 chloride ions plus I2. The initial concentration of iodide was this one and concentration after 10 minutes is this one. Calculate the disappearance of I negative and appearance of I2. So reaction given है that is Cl2 plus 2 I negative gives rise to 2 chloride ion plus I2. Now यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख लेते हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल Cl2 डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल टू -1/2 डेल आयोडाइड डिवाइडेड बाई डेल T इक्वल टू 1/2 डेल क्लोराइड डिवाइडेड बाई डेल T equal to del I2 divided by del T. So this is the rate of reaction. Now given क्या है, आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन है, आयोडाइड की कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियल थी, इनिशियल इज 0.25 मोल पर लीटर और फाइनल कितना है 0.23 मोल पर लीटर। सो हम क्या कर सकते हैं, टाइम भी गिवन है 10 मिनट्स, यहाँ से this one can be calculated. So this is change in concentration, that is final concentration minus initial concentration. So final concentration is 0.23, initial is 0.25 divided by time 10 minutes है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। This comes out to be 3.33 into 10⁻⁻5 और यूनिट क्या हो जाएंगी, कॉन्सेंट्रेशन है मोल पर लीटर और डिनोमिनेटर में है टाइम, दैट इज इन सेकेंड। सो दिस विल बी नाउ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेट द डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड। यहाँ से दिस इज द डिसअपियरेंस, नेगेटिव साइन ऑलरेडी बाहर होगा तो इसीलिए ये आंसर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड। सो फर्स्ट वन इज दिस वन। नाउ सेकंड इज अपीयरेंस ऑफ आयोडीन, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। हमारे पास में ये वैल्यू गिवन है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको और इसको इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -1/2 डेल आयोडाइड dt is equal to del I2 divided by del T. This is equal to, this is the appearance of I2. So ये किसके बराबर है, that is minus del I by dt divided by 2. So del I by dt की हमने वैल्यू अभी कैलकुलेट की है, that is 3.33 into 10⁻⁻5 divided by 2. सो यहाँ से ये आंसर कितना आया, 1.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
सो इस तरह से अगर कोई भी न्यूमेरिकल गिवन होगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। Now moving to the next question, if the rate of formation of ammonia is 0.345 molar per second, what is the rate of disappearance of H2? So ये reaction given है, N2 plus 3H2 gives rise to 2 ammonia. Now यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, rate of reaction अगर mention करें, that will be equal to minus del N2 del T equal to minus 1 by 3 del H2 divided by del T is equal to 1 by 2 del ammonia divided by del T. Now question में क्या है, given है कि rate of formation of ammonia given है, मतलब this value has been given. So इसकी जो value है that is equal to 0.345 मोलर पर सेकेंड है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालना है, मतलब ये जो टर्म है इसको हमें कैलकुलेट करना है। सो इन दोनों को इक्वेट करके हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वन विल बी 1/3 del H2 divided by del T is equal to 1/2 del ammonia divided by del T. Now यहाँ से rate of disappearance of H2 that is minus del H2 divided by del T is equal to 3/2 del ammonia divided by del T. यहाँ कैलकुलेट करेंगे, so 3/2 del ammonia by del T that is the rate of formation of ammonia, वो given है already 0.345 मोलर पर सेकेंड। सो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आता है 0.518 molar per second. So answer will be option D, that is 0.518 molar per second. Now in this question, for the reaction A plus 3B gives rise to 2C, how does the rate of disappearance of B compare to the rate of production of C? सो इसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, हम क्या कर लेते हैं, पहले रेट ऑफ रिएक्शन को मेंशन कर लेते हैं। दैट इज रिएक्शन क्या है, A plus 3B gives rise to 2C। यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय वन इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, दैट इज ये क्या होता है माइनस डेल A डिवाइडेड बाय डेल T is equal to minus 1/3 del B divided by del T is equal to 1/2 del C divided by del T. Now rate of disappearance of B, this one and this one. So यहाँ से इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या आएगा 1/3 del B del T is equal to 1/2 del C del T. Now this one will be this including this negative sign. This is rate of disappearance of B. और अगर 3 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे that will be equal to 3/2 times of del C by del T. So this is rate of appearance of C. So rate of disappearance of B will be equal to 3/2 times of rate of appearance of C. So जो correct option होगा that will be option B. Now moving to the next question, for the reaction 2A plus 3B gives rise to 4C plus 5D. The rate of the reaction in terms of del A would be. So rate of reaction is 2A plus 3B gives rise to 4C plus 5D. अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या लिख सकते हैं, A इज रिएक्टेंट है सो नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी। 2 कोफिशिएंट है सो 1/2 लिखेंगे डेल A डिवाइडेड बाय डेल T। सो जो क्वेश्चन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डेल A की टर्म में पूछा है, सो दिस वन विल बी द आंसर। सो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस गिवन है उसमें आंसर क्या होगा,
C minus 1/2 del A divided by del T. This will be the rate of reaction in terms of del A. Now आज की जो क्लास है उसमें हमने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, इन सब का आपस में रिलेशन, यहाँ से इनकी कैलकुलेशंस, अगर कोई भी डेटा गिवन है तो उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया है। जो मेन पॉइंट है दैट इज कि एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या डिफरेंस है। सो एवरेज रेट क्या होता है, द रेट ऑफ द रिएक्शन ओवर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और जो इंस्टेंटेनियस रेट है वो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर एक टाइम पे मेंशन करना है जो रेट है, दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट। जो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट है उसमें क्या डिफरेंस है, ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज एवरेज रेट। अगर टाइम इंटरवल है दैट अप्रोचेस टू 0, तो उस टाइम पे जो रेट होगा, अगर इसी को हम 1/2 माइनस 1/2 डी ए बाई डी टी, सो दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट। अगर कोई भी ग्राफ गिवन है और उससे हम एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे डिस्कस कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इंस्टेंटेनियस रेट में जहाँ पे मिस्टेक होने की चांसेस है वो क्या है, स्लोप निकालते टाइम जो थीटा है उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि थीटा कौन सा यूज करेंगे। सो इस तरह से हम जो आज का सेशन है उसमें हमने एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट और जो वेरियस पैरामीटर्स हैं इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटेलिस्ट एटसेट्रा इन पे डिपेंड करता है वो हम डिस्कस करेंगे। कि कोई भी हमने पैरामीटर चेंज किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की, या कोई कैटेलिस्ट यूज कर लिया, या कोई टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो उसके बेसिस के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर क्या इफेक्ट होगा, वो चेंज होगा, मतलब वो बढ़ेगा घटेगा, कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। सो इस तरह से हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे।